नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिवाली से दिवाली तक कैसे रही कमोडिटीज की चाल, किसने दिया निवेशकों को सबसे ज्यादा रिटर्न बताने और आगे की आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री, निर्मल बांग कमोडिटीज के कुणाल शाह और आनंद राठी के नवीन माथुर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। आशा है कि आपने दिवाली पूजा, दिवाली बहुत शौक से मनाई और अब ऑफ कोर्स यहाँ पर नया साल शुरू हो चुका है और बाजारों में हमने देखा है कि नए पोर्टफोलियो एलोकेशंस की बात चल चुकी है और ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अगले एक साल में भी कमोडिटीज़ आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए और यहाँ पर आगे आपको बेहतर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 3 महीने, 6 महीने, अगले 12 महीने तक कमोडिटीज़ आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। गोल्डमैन सैक्स का तो ये भी मानना है कि एनर्जी आपको नियरली 48% के रिटर्न्स दे पाएगा, इंडस्ट्रियल मेटल्स 28% और प्रेशियस मेटल्स यानी कि सोना चांदी अगले 12 महीने में करीबन 23 से 24% की रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट पे दे पाएंगे। क्या कुछ है हमारे निवेशकों के हाथ में और क्या कुछ हमारे एक्सपर्ट्स आज यहाँ पर उनको राय देंगे, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे और सोने चांदी से ही शुरुआत कर लेते हैं। इस साल डॉलर टर्म्स में तो सोने चांदी ने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन बाकी सभी करेंसीज में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखी है। तो अगर कोई सोना चांदी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहे, क्या देखते हैं आप रिटर्न्स? मनीषा, सबसे पहले तो आपको दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Although we are giving this particular wish a little late to you and the crew of the CNBC Awards, but I think it's a well set tone. I think जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बिल्कुल रेलेवेंट है मनीषा। अगर आप देखें तो 10 से 15% हर एक को सोना अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, राय यही रहेगी। और सोना को कभी भी रिटर्न पर्सपेक्टिव से मत देखिए, उसको हेज की तरह देखिए। जो आप स्क्रीन पे डाटा भी दिखा रहे हैं वो अपने आप में एक रेलेवेंट डेटा है। अगर आप देखें तो 2019 और 20 में और उसके बाद भी जब ये 20 में मार्च में कोविड का सिचुएशन आया, 24% returns the gold has given in that particular year, although the COVID came up in 2020 March. But till March means even if that was the case, the trade deal and all those geopolitical tensions created too much of trouble. So एक तो मेरी सलाह हमेशा यही रहेगी मनीषा अपने निवेशकों के लिए कि उसको रिटर्न पर्सपेक्टिव से मत देखिए गोल्ड को, और उसको हेज के पर्सपेक्टिव से देखिए, एक रिस्क एवर्स एसेट। जब रिस्की एसेट सही काम नहीं कर रहे होते हैं मनीषा, तो हम सब जानते हैं कि रिस्क एवर्स एसेट्स ही काम करते हैं एंड गोल्ड एंड डॉलर की तरफ जितने भी निवेशक हैं वो जाते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से 10 से 15%, 12% के आसपास आपको हमेशा निवेश करना चाहिए। मेरी अगर आगे का देखना है, तकरीबन से फॉर एग्जांपल टिल दिसंबर, आई थिंक द गोल्ड वुड बी न्यूट्रल टू बेयरिश एज ऑफ नाउ, बिकॉज रशिया यूक्रेन हैज बीन डिस्काउंटेड मोर और लेस. It is the British political concerns which have been thrashed out yesterday. So I think the global economy question would only be there because the Federal Reserve जो है वो rate hikes कर रहे हैं, तो वो डॉलर definitely appreciate करेगा, और अगर डॉलर appreciate करेगा तो गोल्ड में भी थोड़ी सी मंदी आ सकती है। अगर आप देखें तो 1648 के आसपास गोल्ड चल रहा है, बहुत सीमित दायरे में, तकरीबन 1-1.25 महीने में काम कर रहा है। वेरी न्यूज बेस्ड मूवमेंट इज हैपनिंग। तो मुझे लगता है रुपये अगर डेप्रिशिएट होता है तो 52,000 तक के हम लेवल्स देख सकते हैं। तकरीबन 50,500 के आसपास का अभी भाव है दिसंबर वायदा जो है एमसीएक्स का। मेरा मानना यह है कि 51, 51.5 तक एक जर्क रिएक्शन में देख सकते हैं, but it will be neutral to bearish because of the currency factor. The only positive is the geopolitical concerns with respect to Russia Ukraine. अगर कोई adverse call नहीं आता है तो, and the second one is the global recession which people are looking forward to. So I would recommend to go against the sell, means वैसे तो आप 50 और 51 के आसपास ही देखेंगे गोल्ड को, पर मैं फिर भी अगर इंट्राडे पोजीशन या 1-2 दिन के लिए किसी को पोजीशन लेनी है तो यू कैन बाय अराउंड द करंट मार्केट प्राइसेस ऑफ 50,500। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 350 के आसपास, 50,000, 350 के आसपास, और 50,900 तक की 1-2 दिन में तेजी देख सकते हैं मनीष।
ऑल राइट, यानी कि डॉलर पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर सोना चांदी आगे कहाँ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ तो है ही कि 10 से 12 से 15% आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि एक अच्छा हेज तो है ही, रिटर्न्स भी यहाँ पर देता है और तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर आगे जाके की जा सकती है। अनुज, आप कैसे देखते हैं सोने के भाव आगे जाते हुए और आपकी क्या राय रहेगी? जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी दिवाली टू यू, यूर व्यूअर्स एंड ऑल द पैनलिस्ट। देखिए, ये तो मार्केट ने भी वेलकम किया है, चाहे वो इक्विटी मार्केट को देखे, चाहे गोल्ड सिल्वर को देखे, वो लोअर लेवल से बाउंस बैक हुए हैं। लास्ट ईयर गोल्ड करीबन 3% नेगेटिव था, इस बार हम देखें तो 6% पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट लोगों का स्टाइल है इन्वेस्टमेंट करने का, वो काफ़ी चेंज हुआ है। डेफिनेटली जो लोग पहले गोल्ड को ऐड नहीं कर रहे थे, अब गोल्ड को ऐड करना स्टार्ट किया है। और हमने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार फिजिकल के अंदर भी करीबन 35% धनतेरस पर गोल्ड की फिजिकल बिक्री बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट साइज हो या फिर गोल्ड का जो इंटरेस्ट है वो दोबारा से यहाँ देखने को मिला है। तो डेफिनेटली हमें लगता है कि गोल्ड एक हमेशा से ही पोर्टफोलियो का पार्ट रहा है और गोल्ड को पोर्टफोलियो में ऐड भी करना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने ये देखी कि यहाँ पर फेड ने पूरे साल के एंड में आकर ये माना कि उन्होंने जो भी स्टेप लिए हैं उससे कोई खासा असर देखने को नहीं मिला इकोनॉमी पे, और वो हो सकता है कि आगे एक स्मॉलर पेस पर, स्लोअर पेस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, जो कि एक गोल्ड के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। साथ में हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी गिरावट हमने आती हुई देखी है, थोड़ा कंसोलिडेशन अब हायर लेवल्स पे दिखा है। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के लिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कि ऋषि सुनक जी ने एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट हुए हैं वो, जो कि एक डॉलर के लिए थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है और बाकी करेंसी वहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट ला सकती हैं, तो उससे काफ़ी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा मानना है कि गोल्ड जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अच्छी रिकवरी हम गोल्ड में देख सकते हैं। हालांकि शॉर्टर टर्म में मुझे लगता है कि 50,800 50,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1660 1670 डॉलर तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म यहाँ पर गोल्ड के लिए दिखा है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में तो इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे, बट इंटरनेशनली थोड़ा सा नेगेटिव था। तो इंटरनेशनल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ से अब एक रिकवरी मोड आ सकता है और जल्दी ही हम 1750 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में, अगर हम ईयर एंड तक की बात करें, तो मुझे लगता है कि वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये तो बात हुई चांदी की, यहाँ पर जहाँ पे खरीदार सोने की रादर जहाँ पर खरीदारी की राय है, लेकिन चांदी की बात करेंगे। और कुणाल, यहाँ पर आपको क्या लगता है अगले 3, 6, 12 महीने में अगर इसको ब्रेक किया जाए तो क्या ट्रेजेक्ट्री बन सकती है? एकदम क्लियर है, 3, 6, 12 महीना सब पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड और सिल्वर तेजी है, कोई दो राय नहीं है इसमें। कुछ भी होगा आगे गोल्ड और सिल्वर, आगे जाके ये जो नैरेटिव गोल्ड और सिल्वर के लिए रहेगा वो एक ही नैरेटिव है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा यूएस में, यूरोप में, धीरे धीरे जो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो वहाँ की बॉन्ड मार्केट में आने वाली है। सो दिसंबर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फेडरल रिजर्व रेट हाइक करना बंद कर देगा और वहां से गोल्ड सिल्वर में ओवरऑल आपको एक बहुत ही अच्छी तेजी का रुझान देखने मिलेगा। सो ये 1-1.5 महीना शायद रेंज में रह सकता है या थोड़ा बहुत ऊपर रह सकता है। ये 1.5 महीने का टाइम है आपके पास गोल्ड और सिल्वर बाई करने के लिए। नेक्स्ट साल गोल्ड और सिल्वर में मेजर तेजी होने वाली है। तो बढ़त की ही उम्मीद यहाँ पर सोने और चांदी में देखने को मिल रही है। राहुल, अगर आपको सोने और चांदी में किसी में चूज करना हो तो वो कौन सा मेटल होगा? Prefer silver as a next Diwali for the pickup of the next Diwali। हम देख रहे हैं जिस तरह से कंटिन्यूसली सिल्वर $18 का मेजर सपोर्ट लेते हुए बन रहा है एंड ट्राई कर रहा है कि $20 के ऊपर सस्टेन हो जाए। यदि $20 के ऊपर सस्टेन होता है तो हमें लगता है कि आने वाले समय में बेस्ट कमोडिटी ऑफ द ईयर सिल्वर होना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ पे 72,000 तक के भी लेवल फिर से नेक्स्ट ईयर के समय में आते हुए देख पाएंगे हम सिल्वर में। वहीं पे नीचे में देखें तो एक 50,000 का एक मेजर हर्डल पॉइंट रहेगा, उसको हम एज ए सपोर्ट ले सकते हैं। ऑल राइट, यानी कि सोने और चांदी में खरीदारी करके चलना है, इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर बनाएं। और सोने से ज्यादा चांदी की चमक यहां पर हमारे एक्सपर्ट्स को लगता है कि आपके पोर्टफोलियो को बढ़ने में काफी मदद कर सकती है। ये तो बात हुई सोने चांदी की। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बाकी कमोडिटीज को कैसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, वहां पर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बताएंगे आपको। बात अब यहाँ पर मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि इस साल में बहुत बड़ी उठापटक हमने यहाँ पर भी आते हुए देखी। कुणाल, क्लियरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर मेटल्स में मूवमेंट थी। एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड था, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी था, और आप हमें बताते भी रहे कि यहाँ पर कैसे कारोबार करना है। अब इन करंट लेवल से एक तो ईयर एंड तक आपको क्या लगता है कि स्पेकुलेटर्स की पोजीशंस कैसी हैं? अगर हम वो बुक क्लोजिंग्स आता हुआ देखते हैं तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? नए पोर्टफोलियो एलोकेशंस कहाँ रह सकते हैं? अगर अगले 2-3 क्वार्टर्स की बात की जाए तो क्या व्यू है?
तो सबसे बड़ा मेटल्स में ट्रिगर रहेगा चाइना का पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी, एंड दैट इज कॉजिंग मेजर ड्रॉप इन डिमांड। दो प्रॉब्लम चल रहे हैं मेटल मार्केट में। एक तो चाइना की रियल एस्टेट जो मार्केट है, वो मार्केट में लगातार पिछले 12 महीने से हम देखेंगे तो प्रॉपर्टी के सेल्स नीचे आ रहे हैं, और सामने जो प्रॉब्लम है कोविड रिस्ट्रिक्शंस एक के बाद एक सिटीज में आ रहे हैं। सो ऐसे माहौल में मेटल्स की डिमांड जो 45 to 50% कंजम्पशन चाइना से होता है, वो डिमांड नहीं आ रही है, वो डिमांड कम है, तो उसके कारण मेटल चल नहीं पा रहे हैं। सो जब चाइना की गवर्नमेंट ये जीरो कोविड पॉलिसी का मैंडेट हटा देती है, वहां से आपको एक अच्छा बाउंस मेटल में देखने मिलेगा। बट मैं बहुत ज्यादा तेजी में नहीं हूँ। मुझे लग रहा है फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 में जब चाइना ये करेगा या फेड अपनी पॉलिसी में रेट हाइक करना बंद करेगी, वहां से मेटल्स में एक बाउंस आएगा। लंबी तेजी के आसार नजर नहीं आ रहे कोई भी मेटल्स में, क्योंकि चाइना पहले की तरह ग्रो नहीं होने वाला है, और देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड व्हिच कैन रिप्लेस चाइनीज डिमांड। सो 45 to 48% ऑफ द डिमांड कम्स फ्रॉम चाइना। तो जब चाइना जीरो कोविड पॉलिसी के रिस्ट्रिक्शन हटाएगा, सब मेटल्स में 5 से 8% का बाउंस आएगा, बट मेटल का आउटलुक तेजी का नहीं नजर आ रहा है। ऑलराइट, थोड़े से इफ्स एंड बट्स हैं वहां पर, और 7 से 8% की बढ़त की उम्मीद, लेकिन वो भी तब अगर चाइना यहां पर अपनी जीरो कोविड पॉलिसी को कम करता है। आप कैसे देखते हैं इसे अनुज, और आपकी कोई टॉपिक यहां पर मेटल्स में आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए? मुझे लगता है कि बेस मेटल में आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आगे ऑप्टिमिज्म दिख रहा है इक्विटी मार्केट में, या फिर अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, हमने भी रिसेंटली डेटा भी काफ़ी अच्छे आते हुए देखे हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर में आपको एक अच्छा बाउंस बैक बेस मेटल में देखने को मिल सकता है। पर्टिकुलर अगर हम बात करें कॉपर या जिंक की, तो मुझे लगता है कि अगर हम बात करें मार्च तक या दिसंबर तक भी देखें, तो मुझे लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम कॉपर या जिंक में आपको देखने को मिलेगा। हमें तो बाय कॉल यहाँ पे रहेगा। हमें लगता है कि कॉपर में अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म बात करें इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, तो 660 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर हम बात करें दिसंबर तक, तो मुझे लगता है कि अगेन 680 तक के लेवल आपको कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। और अगर मार्च तक भी देखें, तो मेरा व्यू है कि एटलीस्ट 700 तक के लेवल आपको कॉपर में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली जिंक के अंदर भी हमारा मानना है कि अगेन प्राइजेस 300 तक के लेवल आपको नेक्स्ट क्वार्टर तक देखने को मिलेंगे। मेरा मानना है कि डिमांड फैक्टर यहाँ पे काफी ज्यादा रोल प्ले करेगा, और जिस तरीके से फेडरल बैंक इंटरेस्ट रेट्स लोअर करेगा, तो उससे काफी हद तक दोबारा से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो वहां पर हमें एक अच्छे खासा बाउंस बैक कॉपर और जिंक में देखने को मिल सकता है। तो हमारा बाय कॉल रहेगा नेक्स्ट क्वार्टर के लिए। ऑलराइट, तो वो 2 मेटल्स ऑन टॉप ऑफ द पिक है यहाँ पर, लेकिन बात अब यहाँ पर एनर्जी की भी कर लेते हैं। और नवीन, माना ये जा रहा है, और जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है वो ये मानती है कि अगले 12 महीने यहाँ पर कच्चे तेल में तेजी बरकरार रह सकती है। ऑफकोर्स उठापटक यहाँ पर जरूर रहेगी, लेकिन ओवरऑल अगले 6 से 12 महीने में एक पॉजिटिव रिटर्न हम क्रूड में आता हुआ देखेंगे, अगर आप उसे पोर्टफोलियो में ऑन द बाय साइड लेते हैं। आपका क्या व्यू है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे हैपनिंग कमोडिटी, या मतलब कि मैं कहूँ सबसे वॉलेटाइल कमोडिटी एनर्जी ही रही, both crude and natural gas, for all the reasons which we have been sharing since February, when the Russia and the Ukraine geopolitical tensions erupted. मेरा मानना ये है कि अगला साल जो होगा वो इतना हॉकिश नहीं होगा मॉनेटरी टाइटनिंग के पर्सपेक्टिव से अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि सारे सेंट्रल बैंक्स ने फ्रंट लोड कर दिया है जितना इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना है। और जहां तक कुनाल की बात है, उससे मैं कुछ हद तक सहमत हूं कि व्हेन द मॉनेटरी टाइटनिंग वुड बी क्लोज डाउन टू एन एक्सटेंट एंड द इन्फ्लेशन गेट्स अंडर कंट्रोल, द फेडरल रिजर्व्स and the central banks will not be worried about inflation. So economy एक soft landing हो सकता है 2023 तक, बट उसके बाद एक तेजी ही आएगी। और बीच में मुझे लगता है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर इन 2023 के बाद भी तेजी आ सकती है। सो आई थिंक द क्रूड हैज बीन अ वेरी वेरी परफॉर्मर। द WTI crude in 2021 gave 55% of returns in dollar terms, I'm saying. Why to date? Because 130 का भाव भी था, और हमने देखा नीचे आते हुए भी तकरीबन $90 के आसपास। So WTI is 12.5% of the plus, and even on the month to date, it is 6.5% in dollar terms for the WTI. तो मुझे लगता है करना तो वैसे सेल ऑन राइज ही चाहिए, थोड़ी सी तेजी आ सकती है, but we are looking forward for a neutral, a kind of a range in crude dollar terms
to an extent of $85 to $100 or $203, and the WTI and the Brent would be another $6 ahead on $90 to $110 or so. So अगर किसी को काम भी करना है इंट्राडे तो सेल करिए राइस पे, एक दो दिन तक रख सकते हैं ये पोजीशन on around the November contract of the MCX can be sold around 7,050 levels. You can put the stop loss at 7,150 and targets would be 6,850 per barrel. Natural gas looks to be positive because of the winter season, although what we are seeing आंकड़े जो हैं वो यही बता रहे हैं मनीषा के जो स्टोरेज कैपेसिटी है यूरोपियन यूनियन की वो तकरीबन 90% तक, कुछ देश का तो 100% हो गया, पर ओवरऑल एवरेज इट इज 90% full. So I think it will not be too much of the worry as far as this winter is concerned. But अगर कुछ नेगेटिव होता है जैसे मैंने पहले भी कहा यूक्रेन और रशिया के फैक्टर पे और particularly geopolitical tensions और कुछ रूप लेती हैं तो एक बहुत volatile time energy sector में दोबारा आ सकता है. But we would recommend to buy the energy the natural gas contract on MCX for October. Dips पे buy करना चाहिए मनीषा 420 के लेवल के आसपास. 400 का स्टॉप लॉस लगाएं एंड तकरीबन 458 या 60 तक का टारगेट देखा जा सकता है. राहुल, आप कैसे देखेंगे नेचुरल गैस को, क्योंकि 700 के प्लस के ऊपर के हाईज हम इस साल में देख चुके हैं और अब 430 के स्तर. डेफिनेटली मनीषा देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में ऑलमोस्ट हमने 30-35% का फॉल अप हाई लेवल से आते हुए देखा है एंड 400 इज द वेरी गुड सपोर्ट फॉर द नेचुरल गैस. और हमें जो लगता है कि जो क्रूड एंड नेचुरल गैस के प्राइस डाउन आए हैं, हमें लगता है कि मिड टर्म इलेक्शन जो यूएस में 8 और 9 नवंबर को है उसके वजह से ये कूल डाउन देखने को मिला है. बट आफ्टर दैट हमें लगता है कि फिर से एक डिमांड एंड जंप हम दोनों ही एनर्जी पैक में देखने को मिल सकते हैं. आज के लिए यदि हम बात करें तो आज हमें भी लगता है कि बाइंग और डीप की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस के साथ करना चाहिए. 415-420 के बीच में हमने बाय करना चाहिए. 405 का एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड 438 to 445 तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 2 दिनों में. राइट, यानी कि नियर टर्म तो तेजी है ही और लॉन्गर टर्म में भी एनर्जी पैक में भी आपको खरीदारी करके ही यहाँ पर काम करना है. बात अब एग्री की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मूव्स हमने आते हुए देखे हैं. अगर आज की ही बात करें, पिछले एक हफ्ते की बात करें, तो चाहे वो रबर है, कॉटन है, शुगर है, चाय है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, इन सब में अच्छी सी उठापटक, वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम्स भी आते हुए नजर आई हैं. कैसे देखते हैं आप अनुज, और आपकी एक वो टॉप पिक एग्री स्पेस में कहाँ होगी? देखिए मनीषा जी, यूजुअली ग्वार ही हमारा टॉपिक रहेगा, जो कि मैं लास्ट वीक भी डिस्कस किया था. वहाँ से आज हम देखें तो करीबन 0.5% बढ़ा हुआ है. तो ग्वार क्योंकि आप देखेंगे इस बार ग्वार की जो डिमांड है, एक्सपोर्ट डिमांड गम की, वो यहाँ पर बढ़ सकती है. क्योंकि जो कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे एनर्जी के ऊपर शिफ्ट होती हुई दिख रही है, तो एक्सप्लोरेशन के लिए ग्वार गम की रिक्वायरमेंट रहेगी. और हमने देखा भी है कि काफ़ी एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ी है. तो ग्वार गम ग्वार स्ट्रीट कॉम्प्लेक्स जो है वो मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेगा. यहाँ पर हमारा व्यू की खरीदारी करना चाहिए. हमें लगता है कि दिसंबर तक इसमें अगेन हम 4,900 5,000 तक के लेवल ग्वार स्ट्रीट में देख सकते हैं. तो आने वाले 2 महीने मुझे लगता है कि पॉजिटिव रहेंगे और ग्वार स्ट्रीट के अंदर खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है. ऑलराइट, खरीदारी यहाँ पर गुआर में करनी चाहिए. इस साल में ये माना जा रहा है कि गुआर आपको काफी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है ओवरऑल एग्रीकल्चर स्पेस में भी. जाते जाते कुणाल, आपकी भी एक टॉपिक लेना चाहेंगे एग्री स्पेस में, अगर कोई हो तो क्या होगी? जी, मेरी राय में टर्मरिक में बाइंग करनी चाहिए. टर्मरिक मुझे अच्छा लग रहा है फंडामेंटली, और टर्मरिक के प्राइस धीरे धीरे आपको 9,500 के लेवल्स दिखा सकते हैं. ऑलराइट, तो एग्रीकल्चर की जहाँ तक बात है, गुआर और हल्दी पर आपकी नजर रहनी चाहिए, और वो भी बाय साइड में. ये दोनों कमोडिटीज आपको ऊपर में अच्छा खासा मुनाफा दे सकती हैं. तो ये तो लिस्ट हुई हमारी कमोडिटीज की कि कैसे आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है आने वाले 1 साल में. नए संवत की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है. कैसे बनाएं, कौन सी कमोडिटीज यहाँ पर होनी चाहिए, क्या प्राइसेस भी हो सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया ही है. इसी के साथ बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए. अनुज, राहुल, साथ ही साथ नवीन जी, कुणाल, सबको बहुत शुक्रिया, और आप सभी को सभी फेस्टिविटीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं. नमस्कार.